हेलो। स्वागत है आज के लेक्चर में, है ना। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिपल काउंटर, है ना। रिपल काउंटर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये इट इज अ टाइप ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर, और ये भी देखा था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने बताया था आपको कि डिकोडिंग एरर होता है इसमें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डिकोडिंग एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग जो सर्किट लगाते हैं उस सर्किट को बोलते हैं स्ट्रोब सर्किट, है ना। तो यही देखना है हम लोगों को आज के इस लेक्चर में कि डिकोडिंग एरर क्या होता है और स्ट्रोब सर्किट क्या होता है, और स्ट्रोब सर्किट को लगाने से ये रिमूव कैसे हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन, है ना। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए कि ये जितने भी ये रिपल 3 बिट रिपल काउंटर है ना, इट विल काउंट 8 स्टेट्स फ्रॉम 000 टू 111, है ना। और इसमें यह भी है कि जो आप इनपुट में देंगे, है ना, उसके कुछ देर के बाद जो प्रोपेगेशन डिले होता है फ्लिप फ्लॉप का, उसके बाद यहां पर आउटपुट आएगा। और ये कैसे फ्लिप फ्लॉप्स हैं? दीज आर दी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। और क्लॉक में कौन गया है? क्यू। ठीक है, तो क्लॉक में क्यू गया है और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो हम लोगों ने देखा था इस टाइप का जो रिपल काउंटर होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ अप काउंटर, दिस इज अ टाइप ऑफ अप काउंटर। तो कैसे काउंट करेगा ये? 0 0 0 0 0 से काउंट करते करते कहां जाएगा? 1 1 1 तक, और उसके बाद ये आएगा 0 0 0, है ना। इसके बाद अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो यहां आ जाता है ना। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, है ना, कि ये क्या होगा, कैसे होगा, है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि ये तीनों का आउटपुट है 1 1। ये फ्रीक्वेंसी है कि अगर आप यहां फ्रीक्वेंसी f देंगे, क्लॉक का फ्रीक्वेंसी, तो एक फ्लिप फ्लॉप के बाद f/2 हो जाएगा, इसके बाद फिर आधा हो जाएगा तो f/4 हो जाएगा, इसके बाद फिर हो जाएगा तो f/8 हो जाएगा। इसको अभी हम रिमूव कर रहे हैं, है ना। और हम लोग ये देखेंगे कि इसका आउटपुट लेटर सपोज हम लोग मान लिया 1 1 1 है ना। तो एक ही बार में ये 0 0 0 नहीं आ जाएगा, है ना। बीच में कुछ और स्टेट्स आएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट्स। उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या होता है, कैसे आता है ना। ओके, सो लेट अस सी कि ये 1 1 1 है, और अब हमारा ये क्लॉक आया, है ना। ऐसे क्लॉक आ रहा है ना। ठीक है, ऐसे क्लॉक आ रहा है। ये है नेगेटिव एज, ये है नेगेटिव एज, है ना। तो यहां से जो भी कुछ है, यहां तक हम लोग ये मानते हैं कि यहां जो आउटपुट है हमारा, इसका आउटपुट हम लोग पहले Q0 का थोड़ा सा और वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। Q0 का वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, है ना। यहीं से लेते हैं Q0, ये है क्लॉक, है ना। यहां ये है क्लॉक, और क्लॉक के नेगेटिव एज पर ये टॉगल करेगा। टॉगल करेगा तो क्या होगा? इसका आउटपुट हो जाएगा 1 है तो 0 हो जाएगा, है ना। 1 है तो 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये एज आएगा नेगेटिव एज, उसके कितने देर बाद यहां आएगा आउटपुट? इतना टीपीडी के बाद। तो लेट अस सपोज हमने बात किया कि ये है टीपीडी, है ना। इसके बाद इतने देर के बाद ये 1 पे था, है ना, Q0, और अब कहां पे आ गया ये? 0 पर। हालांकि हमारा क्लॉक, ये वाला क्लॉक यहीं चेंज हो गया था, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यहीं पर चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा। लेकिन नहीं, इंस्टेंटेनियसली नहीं चेंज होता, थोड़ा फाइनाइट टाइम रहता है, जिसको बोलते हैं टीपीडी, है ना। तो ये टीपीडी के बाद चेंज होगा, ये दिस आफ्टर दिस टाइम टीपीडी, है ना। इतना देर के बाद इसका आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ये ऐसा चलता रहेगा, है ना। यहां आने के बाद फिर से ये नेगेटिव एज है, तो यहां आएगा चेंज। तो इसको यही कर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये यहां चेंज नहीं करेगा। इसके टीपीडी के बाद, है ना, जब यहां पर फिर से नेगेटिव एज आया तो ये 0 हो गया था तब तक। फिर से ये 1 आने में कितना देर लगाएगा? इसके नेगेटिव एज आने के बाद, ये जो क्लॉक है, क्लॉक के नेगेटिव एज आने के टीपीडी के बाद फिर से इसे टॉगल करेगा, है ना। तो तब ये जाके फिर से 1 होगा।
ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो अब आपका 0 हो चुका है, 1 था अब 0 हो गया है ना। अब ये देखिए अब क्या हुआ इसमें, ये इसका जो क्लॉक है वो क्या है, यही Q0 तो है, यही तो क्लॉक में जा रहा है, मतलब ये भी इसके ये भी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो Q0 का जो नेगेटिव एज होगा, ये है नेगेटिव एज, यहीं पर इसी पर इसका आउटपुट चेंज हो सकता है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड का आउटपुट तभी चेंज होता है जब उसके क्लॉक में नेगेटिव एज आता है ना। तो ये नेगेटिव एज आया यहां पर, है ना, तो अब इसका आउटपुट यहां चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या था, Q1 का थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। Q1 क्या था, Q1 भी 1 था, Q1 भी 1 था, इसको यही तुरंत चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये यहां चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब यहां पर इसका नेगेटिव एज आएगा इसके क्लॉक में, उसके टीपीडी के बाद यहां पर चेंज होगा, आउटपुट टॉगलिंग होगा, है ना। तो ये अब इतना देर बाद यहां आके इस टीपीडी के बाद चेंज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग छोटा ही बना लेते हैं, है ना, इस टीपीडी को ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि एक और वेव फॉर्म हम लोगों को बनाना होगा, है ना। तो इसको हम टीपीडी यहां लिख लेते हैं, है ना। और ये है आपका Q1 जो 1 पर था, इसको यहां चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये यहां नहीं आके यहां चेंज होगा, है ना। और ये है आपका टीपीडी, फिर से टीपीडी के बाद ही चेंज हुआ, है ना। इसका आउटपुट कब चेंज होगा, जब यहां पर नेगेटिव एज आएगा, और भी यहां पर नेगेटिव एज आने के बाद, यहां पर नेगेटिव एज, किसका नेगेटिव एज, मतलब Q0 का जो वेवफॉर्म है, इसका नेगेटिव एज आने के टीपीडी के बाद, ये इस टीपीडी के बाद यहां पर आउटपुट चेंज होगा। तो ये टीपीडी के बाद चेंज हो गया, फिर से यहां ये चलता रहेगा। देखिए फिर से ये Q0 का नेगेटिव एज आ गया, Q0 का फिर से यहाँ पे नेगेटिव एज नहीं, सॉरी पॉजिटिव एज, यहां तो आउटपुट चेंज ही नहीं होगा। सो ये ऐसे रहेगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसका आउटपुट कब चेंज होगा, ये हो गया 0, ये हो गया अब 0। कब 0 हुआ, यहां के बाद, अब यहां से 0 हुआ है ना। अब इसका आउटपुट भी जब इसका नेगेटिव एज आएगा Q1 का, तभी चेंज होगा। अभी Q1 क्या है, Q1 क्या था अभी, सॉरी ये Q2 क्या था, 1 है। 1 से 0 कब होगा, इसका आउटपुट कब चेंज होगा, कब टॉगल करेगा, जब यहां पर नेगेटिव एज आएगा। इसका नेगेटिव एज मतलब Q1 का नेगेटिव एज, ये Q1 है, Q1 का ये वाला एज नेगेटिव है, 1 से 0 जाता है, उसी को नेगेटिव एज बोलते हैं, है ना। अब यहां से आप, ये भी 1 पर है, Q2 का ये है ना, ये Q1 का वेवफॉर्म है, ये Q0 का वेवफॉर्म है, ये Q2 का, ये भी चलता जाएगा। इसको जिस समय यहां पर ये नेगेटिव एज आया था Q1 का, उसी समय इसका आउटपुट चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने मैंने बताया कि इतना तुरंत चेंज नहीं होता है, टीपीडी के बाद आउटपुट चेंज होता है ना। तो अब ये देखिए ये चेंज हुआ, यहां पर नहीं चेंज होके थोड़ा सा देर बाद टीपीडी के बाद चेंज होगा, और तब ये 0 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए सवाल ये है कि ये तो हर जगह 0 है ना, 0 0, ये यहां से 1 1, है ना। ठीक है, ये 0 है, इसको आप एक ही 0 रखिए, यहां से यहां तक ये पूरा 0 है, और यहां से यहां तक लेके ये 1 है ना। और यहां से ये यहां तक 1 है, यहां भी, ये भी यहां से लेके यहां तक 1 है, ये भी यहां से लेके यहां तक सब जगह 1 है, फिर इधर 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया है ना। ये भी यहां से सब जगह, है ना, 0 0 0 0। मैं कई जगह 0 दे रहा हूं ताकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है देखने में कि कहां कब क्या हुआ, है ना। अब देखिए यहां तक देखिएगा, इस टाइम तक, है ना, t इक्वल टू लेटर सपोज T0 तक सबका आउटपुट क्या था, 1। ये भी 1 था, इसका आउटपुट भी 1 था, इसका आउटपुट भी 1 था, और इसका आउटपुट भी 1 था, है ना। और फाइनली सबका 0 हो गया। कहां से 0 हुआ सबका, देखिए यहां से 0 हुआ, है ना, यहां के बाद सब 0 हुआ, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इन बिटवीन देखिए क्या क्या हुआ, यहां तक सब 1 1 1 था। अब इसमें ये देखिए
यहां पर क्या हुआ, ये है MSB, तो हम लोग Q2 को इधर लिखेंगे, Q1 को ऐसे लिखेंगे और Q0 को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि MSB को पहले लिखते हैं। तो यहां पर देखिए ये पहला आउटपुट क्या है, यहां पर 1 1 1 1 1 1, ठीक है। उसके बीच में क्या हुआ, उसके बाद कौन सा आउटपुट आया, देखिए 1 1 0। थोड़े देर के लिए TPD के लिए ये भी आउटपुट आया है 1 1 0। फिर ये देखिए ये भी टाइम कितना है, ये भी TPD है ना। तो इस TPD टाइम के लिए देखिए क्या आउटपुट आया है 1 0 0 1 0 0। और फाइनली यहां के बाद है ना एट t इक्वल टू T1, ये देखिए इसके बाद फिर सबका आउटपुट 0 0 0 आ गया है ना। हम लोगों को क्या पता था कि जैसे ही यहां हम क्लॉक लगाएंगे तो ये टोगल होगा, टोगल होने से क्या होगा 0, फिर जैसे ये 1 से 0 जाएगा तो यहां नेगेटिव एज आएगा, ये भी टोगल होगा 0 होगा, इसका भी नेगेटिव एज आएगा, ये ऐसा आएगा। लेकिन जब हम लोग एक प्रैक्टिकल केस में देखते हैं तो क्या होता है कि इन बिटवीन ट्रांजिएंट स्टेट्स आ गए। ये TPD के लिए ये भी आउटपुट आया है, थोड़ा सा प्रोपेगेशन डिले जो होता है उतने देर के लिए ये आउटपुट भी आया है, उतने देर के लिए ये आउटपुट भी आया है ना। जबकि हमको इससे डायरेक्ट ये वाला आना चाहिए था, लेकिन ये बीच में जो दो स्टेट्स आ गए उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट्स स्टेट, है ना। अब डिकोड करने वाला जो सर्किट होगा वो क्या डिकोड करेगा, डिकोडर जो होगा हो सकता है कि इसी को डिकोड कर ले, इसी को आउटपुट समझ ले, हो सकता है इसी को आउटपुट समझ ले, या फिर फाइनली इसको समझ ले। एरर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि ये कई बार चेंज हुआ इन सब चीजों का वैल्यू। जबकि हमें क्या था, ये 1 था है ना, ये भी 1 था और ये भी 1 था, सबको एक साथ 0 आ जाता तो कोई डिकोडिंग एरर नहीं होता। ये 1 1 1 था, तुरंत 0 0 0 हो गया। ये कब होता, जब ये प्रोपगेशन डिले 0 होता। जैसे ही यहां इन क्लॉक में नेगेटिव एज आता तुरंत आउटपुट चेंज हो जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दीज आर दी ट्रांजिएंट स्टेट्स, और इसी के वजह से डिकोडिंग एरर आता है ना। समझ गए होंगे क्या है ये। अब इसको कैसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, है ना। इस डिकोडिंग एरर जो आया उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम लोग लगाते हैं स्ट्रोब सर्किट। क्या लगाते हैं, स्ट्रोब सर्किट। एक स्ट्रोब सर्किट क्या करता है, एक स्ट्रोब सिग्नल जनरेट करता है, एक स्ट्रोब सिग्नल जनरेट करता है। कितना का स्ट्रोब सिग्नल जनरेट करता है, वो देखिए ये जितने भी देर के लिए ये ट्रांजिएंट स्टेट में है ना, जितने देर के लिए इसका आउटपुट बार बार चेंज हो रहा है, उतने देर के लिए इसका आउटपुट, उतने देर के लिए जो स्नोबर सर्किट है उसका आउटपुट 0 रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो यहां पर हम लोगों को एक स्ट्रोब सर्किट चाहिए जो स्ट्रोब सिग्नल जनरेट कर सके, और कैसा सिग्नल जनरेट करना चाहिए उसको, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। तो ये क्या करेगा कि जितने देर के लिए हमारा आउटपुट है ना ये चेंज हो रहा है, ट्रांजिएंट स्टेट में है, उतने देर के लिए वो 0 रहेगा, और जब ये ट्रांजिएंट स्टेट खत्म हो जाएगा उसके बाद वो 1 होगा, है ना। तो ये क्या करता है कि लेट अस सपोज फाइनल आउटपुट कितने देर बाद आएगा, टीपीडी और टीपीडी, 3 टीपीडी के बाद फाइनल आउटपुट आएगा। तो 3 टीपीडी तक या एन, अगर एन फ्लिप फ्लॉप होते तो एन टीपीडी तक ये जो स्ट्रोब सिग्नल है वो 0 रहता है, और इसके बाद 1 होता है। वो भी कहां तक यूज होता है, अगले क्लॉक के अगले नेगेटिव एज तक, है ना। फिर ऐसे ही जाता है, 0 रहता है। कब तक 0 रहता है, जब तक कि इसका अगला नेगेटिव एज नहीं आ जाता है ना, अगला नेगेटिव एज नहीं आ जाता है ना। तो देखिए ये है क्लॉक ऐसे चला, यहां आके फिर से इसका नेगेटिव एज आया,
तो ये यहां तक ऐसे जाएगा, है ना, और यहां पर फिर जब यहां से निगेटिव एज से जब ये 3 टीपीडी या n टीपीडी, है ना, पूरा हो जाएगा, जितना में ट्रांजिएंट स्टेट आने का पॉसिबिलिटी रहता है, जब तक फाइनल आउटपुट ना आ जाए, जैसे यहां क्लॉक चेंज होगा तो इसका आउटपुट चेंज होगा टीपीडी के बाद, फिर टीपीडी के बाद इसका आउटपुट चेंज होगा, फिर टीपीडी के बाद इसका आउटपुट चेंज हो सकता है। तो इतने देर तक के लिए अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो n टीपीडी तक ये 0 रहता है, और फिर इसके बाद 1 होता है। कहां तक 1 रहता है? जब तक कि क्लॉक का नेक्स्ट क्लॉक नहीं आता। ये है आपका स्ट्रोब सिग्नल, स्ट्रोब सिग्नल। और इस स्ट्रोब सिग्नल को जनरेट कौन करेगा? स्ट्रोब सर्किट। तो हम लोग यहां पर एक स्ट्रोब सर्किट ले लेते हैं। स्ट्रोब सर्किट का काम सिर्फ इतना है कि ये सिग्नल जनरेट करेगा, है ना। और जो अब देखिए, तो इसी सर्किट में जो डिकोडिंग एरर आ रहा है ना, इस आउटपुट से ही तो आ रहा है, आउटपुट ही बार बार चेंज हो रहा है ना, तो इस आउटपुट को हम बार बार चेंज होने ही नहीं देंगे। ये कब चेंज होगा? जब फाइनल आउटपुट आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां से तीनों के आउटपुट को डायरेक्ट नहीं देके तीनों में एक एंड गेट लगाते हैं, एक एंड गेट लगाते हैं, है ना, ये ऐसे एंड गेट लगाते हैं। ठीक है, ये MSB है ना, इसको मैं भी हटा दे रहा हूं। और यहां से स्ट्रोब सिग्नल जो आता है उस सब में एक इनपुट सब में ये रहता है ना। अब यहां पर अब फाइनल आया Q0, यहां पे आया Q1 और यहां पे आया Q2। अब समझ रहे हैं बात? क्या करेगा ये इसके बीच में जो कुछ भी चेंज होता रहेगा उसको जीरो किए रहेगा, आउटपुट आने ही नहीं देगा। एंड गेट में एक इनपुट अगर जीरो है तो उसका आउटपुट जीरो रहेगा, दैट इज वेरी सिंपल। तो इतने देर तक, है ना, NTPD तक तो सबका आउटपुट जीरो रहता है ना, तो सब 0 0 0 0 रहता है, तो उस समय हम लोग आउटपुट डिटेक्ट नहीं करते, है ना। तो आउटपुट कितने में डिटेक्ट करते हैं? जितने में हमारा स्ट्रोब सिग्नल 1 रहता है, इतने देर के लिए, है ना। ये मान लीजिए कि ये स्ट्रोब सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो TS है ना। तो इसी TS में हम लोग आउटपुट हम लोग देखते हैं। हो गया ना डिकोड? ओके, सो अब जो आपका यहां आउटपुट आएगा TS टाइम के लिए आएगा, फिर NTPD के लिए नहीं आएगा, फिर TS के लिए आएगा, तो डिकोडिंग एरर रिमूव हो गया। लेकिन इससे क्या दिक्कत आया, है ना? इससे ये आया कि जो आप स्ट्रोब सिग्नल लगाए हैं, है ना, तो स्ट्रोब सिग्नल लगाने से आपका जो ये है पूरा टाइम, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हम लोग अप्लाई करते थे वो हम लोग सिर्फ ये इसी से काउंट कर लेते थे। एफ मैक्स जो हम लोग करते थे, आउटपुट कितने देर बाद आता था? NTPD के बाद। तो इसीलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोग अप्लाई करते थे 1/NTPD FF, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये देखिए NTPD FF तो हो ही गया, ये प्लस एक और टाइम है जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोब सिग्नल का जो टाइम पीरियड है TS, है ना। तो अब जो कुल टोटल जो हमको फाइनल आउटपुट आने में समय लग गया, अब इस क्लॉक का टाइम पीरियड कितना हो गया? ये हो गया TS प्लस NTPD FF। तो यहीं से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। इस क्लॉक का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये टाइम और ये टाइम सेम होना चाहिए ना। पहले इस टाइम के बराबर हम लोग इसको ले लेते थे NTPD FF को, लेकिन अब इस टाइम जो क्लॉक का जो टाइम पीरियड है ना, TCL के, दैट इज इक्वल टू TS, है ना, TS प्लस NTPD, दिस इज इक्वल टू टाइम, क्लॉक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अब इतना नहीं होके कितना हो जाएगा? 1/NTPD FF प्लस TS,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब अगर आपको कहता है, दिया रहेगा कि एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले कुछ नैनो सेकेंड है ना, और 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो एन का वैल्यू दे दिया, टीपीटी का दे दिया, और स्ट्रोब सिग्नल का भी वैल्यू दे देगा। आपसे पूछ लेगा कि जो है आउटपुट बताइए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम कितना अप्लाई कर सकते हैं रिपल काउंटर में, जो कि स्ट्रोब सर्किट भी उसमें लगा हुआ है, डिकोडिंग एरर भी नहीं आना है ना। तो इसमें आप ये वाला लगा के यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस इज विदाउट स्ट्रोब सर्किट, है ना। इतना फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं अप टू दिस फ्रीक्वेंसी इन द रिपल काउंटर विच डज नॉट कंटेन स्ट्रोब सर्किट, और इसमें हम लोग ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो रिंग काउंटर है, मतलब जो सिंक्रोनस काउंटर है वो क्या है, जॉनसन काउंटर है वो क्या है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।